ओके, सो कल के क्लास में अपने देखा था कि हिस्ट्री में हाउ इट वाज प्रूवन दैट न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन्स और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स एज प्रीवियसली बिलीव, है ना। तो जैसे ये प्रूव हो गया, जैसे ये इस्टेब्लिश हो गया कि हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लिक एसिड्स है, तो ऑब्वियसली सब साइंटिस्ट्स का ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन एक ही चीज की तरफ हो गया कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये फाइंड आउट करो। एलिमेंटल एनालिसिस तो अपन ने उसका किया था, उसमें फास्फोरस रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहता है, ये तो पता था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसका ज्योमेट्री कैसी है, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स है, और कार्बन और हाइड्रोजन की क्या अरेंजमेंट है, जो भी अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कुछ भी आइडिया नहीं थी कि वो होता कैसा है। ठीक है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों की रेस चालू हो गई ये पता करने में कि हाउ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल लुक्स, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जब अपन बात करेंगे, अभी आज भी अपन हिस्ट्री ऑफ, वैसे हिस्ट्री नहीं, अपन स्ट्रक्चर ही देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री अपने को देखनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे फाइंड आउट हुआ। तो सबसे पहले, अरे सॉरी बार मैक्लिंटॉक नहीं लिख रहा है मेरे को, रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट थी, और उसका एक कलीग था, उसका नाम था विल्सन। ठीक है, इन दोनों ने बायोफिजिकल एनालिसिस किया। बायोफिजिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए कैसे किया? बायोफिजिकल एनालिसिस तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किया। व्हाट इज मेंट बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का मतलब होता है एक्सरेज की मदद से, जैसे अपन अपने बॉडी में कहाँ पर ट्यूमर है कैंसर का, या फिर हड्डियां, मेनली कैंसर के ट्यूमर के तो खैर आर पर चले जाएगा वो एक्सरेज, लेकिन हड्डियां जो है उसके थ्रू एक्सरेज नहीं जाती है। तो हड्डियों को फाइंड आउट करने के लिए, हड्डी कहीं टूटी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इनग्रोन है क्या, कुछ भी हड्डियों का प्रॉब्लम होगा, तो अपन जैसे अपने बॉडी के एनालिसिस के लिए एक्सरे यूज करते हैं, वैसे एक्सरेज की मदद से मॉलिक्यूल्स का भी एनालिसिस किया जा सकता है कि कहाँ पर एटम्स है, उसका 3 डायमेंशनल शेप कैसा है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने और विल्सन ने डीएनए को ऊपर से देखा। ऊपर से देखने के बाद उनको क्या दिखा? दे ऑब्जर्व्ड डीएनए एंड सॉ इट एज फॉलोज। उन्होंने ऊपर से देखा डीएनए को, साइड से नहीं देखा। उनको डीएनए ऐसा दिखा, ऐसा 1 2 ऐसा कुछ तो भी दिखा यार। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो पोर्शन है ये कॉपी के अंदर जा रहा है, ये पोर्शन कॉपी के ऊपर है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, 3 डायमेंशनल इमेजिन करो। ठीक है, ये भी मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया, रुको थोड़ा एक्स बनना चाहिए, एक्स। ऐसा दिखा उनको स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ तो भी 2 चीजें, फिर उसके नीचे और 2 चीजें, उसके नीचे और 2 चीजें, उसके नीचे और 2, ऐसा है ना, हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, दे ऑब्जर्व्ड अ हेलिक्स काइंड ऑफ
स्ट्रक्चर, हेलिक्स के टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि उन्होंने बायोफिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, उन्होंने उसका शेप, स्ट्रक्चर, इसका स्टडी किया था, केमिस्ट्री का स्टडी नहीं किया था, बायोकेमिस्ट्री का स्टडी नहीं किया था, बायोफिजिकल एनालिसिस किया था। तो इन्होंने 3D शेप उसका कैसा है, तो इस टाइप का ये दिखाया। इससे अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब तक अपन डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं स्टडी कर लेते तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद अरविंद नहीं, हाँ, दिवाकर गोथे की तरह अरविंद नहीं, अरविंद चारगाफ, इसने बायोकेमिकल एनालिसिस किया, इसने बायोफिजिकल एनालिसिस नहीं किया। इसने क्या किया? बायोकेमिकल एनालिसिस किया डीएनए का। तो इसने बोला ही डिस्कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा इसलिए नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब ये एसिड बेस वाला बेस है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। 2 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस उसको मिले, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, जम रहा है? बात समझ में आ रही है? प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स। रिंग्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना केमिस्ट्री में, जैसे बेंजीन रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? ऐसे तुमने रिंग्स देखी है ना, ऐसे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर था, मतलब उसमें से एक रिंग रहेगी, उसके बाजू में उसको अटैच्ड एक और रिंग रहेगी, ऐसा डबल रिंग स्ट्रक्चर थे प्यूरिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स। और पिरिमिडिन जो थे वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्यूरिन्स डबल रिंग, पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग। अब ये जो प्यूरिन्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और थाइमिन। और पिरिमिडिन्स जो रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं, वैसे 3 प्रकार के रहते हैं, पर डीएनए में 2 प्रकार के। बता रहा हूं क्या है। प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन से? तो थायमिन की जगह यूरेसिल, तो थायमिन में लिखता हूं नीचे। ठीक है, तो साइटोसिन, यूरेसिल और अरे यार साइटोसिन बीच में चाहिए। कौन से है? तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, इसमें से थाइमिन और साइटोसिन मिलते हैं डीएनए में, और साइटोसिन और यूरेसिल मिलते हैं आरएनए में। मतलब साइटोसिन इज कॉमन टू डीएनए एंड आरएनए, है ना? साइटोसिन इज कॉमन टू डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में थाइमिन रहेगा, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल रहेगा। सिंपल है। ऐसा डायग्राम देख के अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुम इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लोगे कि इन डीएनए थाइमिन एंड साइटोसिन pyrimidine bases are found, while in RNA uracil and cytosine are found, thus thymine being replaced by uracil. ऐसा लिख लोगे, thus thymine being replaced by
यूरेसिल, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन तो क्या अभी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को यूरेसिल से मतलब फिलहाल नहीं है। चारगाफ ने क्योंकि डीएनए का स्टडी किया था, आरएनए का स्टडी नहीं किया था। यूरेसिल इवन चारगाफ ने डिस्कवर किया है कि ये भी मेरे को नहीं पता, शायद चारगाफ को यूरेसिल पता भी नहीं होगा, बाद में डिस्कवर हुआ होगा, मेरे को देखना पड़ेगा बुक में। बट पिरिमिडिन्स के 3 प्रकार है, इसलिए मैंने तुमको ये यूरेसिल के बारे में बताया। अदरवाइज चारगाफ को थायमिन और साइटोसिन से ही मतलब है। चारगाफ ने डीएनए का स्ट्रक्चर का स्टडी किया था, आरएनए का स्ट्रक्चर का नहीं किया था शायद। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज, उसका रूल क्या है, चारगाफ रूल। चारगाफ ने केमिस्ट्री का स्टडी करके चारगाफ रूल which says that in a DNA molecule adenine always equals to थायमिन, मतलब जितने एडेनिन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने ही थायमिन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एंड ग्वानिन ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन, जितने मतलब साइटोसिन और ग्वानिन का नंबर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मोर ओवर, एक सेकंड, उसके पहले मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, चारगाफ रूल बता देता हूं। 10 A प्लस जी जितने रहेंगे, A प्लस जी, तो जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन रहेगा, मतलब एडेनिन बाय थायमिन 1 हो जाएगा। जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन रहेगा, मतलब ग्वानिन बाय साइटोसिन भी 1 हो जाएगा। तो ये भी इक्वल टू 1 रहेगा। अरे यार क्या मुश्किल है यार इसमें, कैसे तुम लोग देखो, जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन रहेगा, तो एडेनिन बाय थायमिन का रेशियो 1 रहेगा। जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन रहेगा, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो 1 रहेगा। तो ये अगर 5 होंगे तो ये भी 5 रहेंगे, ये अगर 4 होंगे तो ये भी 4 रहेंगे। तो 5 प्लस 4 9/9 इज इक्वल टू 1, तो इनका एडिशन भी तो 1 आएगा। इसको याद नहीं रखने का, इसको बिल्कुल रट्टा नहीं मारने का, इसको कॉमन सेंस से याद रखने का। कॉमन सेंस से याद रखने का मतलब अपने को पता रहना चाहिए कि एडेनिन जो है एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फिजिकल बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। ये फिजिकल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, वैसा वाला बॉन्ड है। ये फिजिकल बॉन्ड है, इसको हीट करने से ये टूट जाएगा। केमिकल बॉन्ड का भी हीट करने से टूटता नहीं है। वाटर को अगर हीट किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बस अलग अलग हो जाते हैं, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होता है वाटर का हीट करने से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हीट किया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमिन। And guanine forms 3 hydrogen bonds with साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे। तो ऑब्वियसली
जितना एडेनिन रहेगा उतना ही थायमिन रहेगा, जितना ग्वानिन रहेगा उतना ही साइटोसिन रहेगा। ये इक्वल्स टू की साइन भी नहीं है और कोवैलेंट बॉन्ड के साइन भी नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ए और टी अगर सेम रहेगा तो ए बाई टी इज इक्वल टू 1 रहेगा, जी बाई सी इज इक्वल टू 1 रहेगा। कॉमन सेंस है ना यार, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू एक्स रही तो इसकी वैल्यू भी एक्स रहेगी, इसकी वैल्यू वाई रही तो इसकी वैल्यू भी वाई रहेगी। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सिंपल है, रट्टा नहीं मारने का, ये याद रखने का। ये याद रख के कभी भी अपन इसको मैथमेटिकली डिराइव कर सकने चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस टू डिराइव दिस एनी टाइम वी वांट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तो ये हो गया वैसे चारगाफ रूल, वैसे ये तो चारगाफ रूल हो गया, ठीक है, ये चारगाफ रूल तो हो गया। लेकिन एक और चीज है, बच्चों के दिमाग में आता है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोगों के भी दिमाग में आया कि ए अगर ए के मॉलिक्यूल्स अगर 5 है तो टी के भी मॉलिक्यूल्स 5 रहेंगे, जी के मॉलिक्यूल्स अगर 4 है तो सी के भी मॉलिक्यूल्स 4 रहेंगे। फाइन, ठीक है, नो इश्यूज, सिंपल है, एकदम इजी है। ठीक है, लेकिन ए के अगर 5 है तो जी के अपन जो 4 रहेंगे बोल रहे हैं, तो ये तो मैं तो ऐसा कोई रैंडम नंबर बोल रहा हूं, लेकिन क्या कैन वी प्रेडिक्ट इट कि एडेनिन के अगर इतने मॉलिक्यूल्स है, मतलब एडेनिन और थायमिन मिलाकर अगर इतना है, अगर एडेनिन और थायमिन मिलाकर सपोज ये भी 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये मिलाकर सपोज 10 है तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन मिलाकर कितना रहेगा? ये भी 10 ही रहेगा क्या? अभी अपने एग्जाम्पल में तो 10 नहीं है, मैंने इसको 5-5 की वैल्यू बोला, इसको 4-4 की वैल्यू बोला, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इनका कोई रिलेशन है क्या? मतलब ये दोनों कितने रहेंगे और ये दोनों कितने रहेंगे, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? समझ रहे हैं ना? अरे ए और टी तो एक है, जी और सी भी एक ही है, मतलब रेशियो उनका, मतलब इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी भी एक ही रहेगा, ये भी सिंपल है। अपने अपना मुद्दा ये है कि एडेनिन प्लस थायमिन, मतलब ये वाले जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप का रेशियो अगर निकाला तो उसका कुछ रिलेशन है क्या? टोटल प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय टोटल पिरिमिडिन्स अगर किया तो आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि एडेनिन वाला प्यूरिन थायमिन वाले पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन नाम का प्यूरिन साइटोसिन नाम के पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो टोटल प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय टोटल पिरिमिडिन्स का आंसर कभी भी 1 ही आने वाला है। टोटल प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय टोटल पिरिमिडिन्स का आंसर कभी भी 1 ही आने वाला है। 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है ये, फालतू है एकदम, यार रट्टा नहीं मारने का, बिल्कुल कॉमन सेंस है, ध्यान में रहना चाहिए अपने आप, मतलब डिराइव कर सकने चाहिए तुम। बहुत आसान है। मेरा मुद्दा ये है कि ये जो एक सेट है हाइड्रोजन बॉन्ड का, मतलब ए ऑलवेज फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ टी, तो जितने भी एटी है और जितने भी जीसी है, इसका रेशियो थोड़ी नेसेसरीली 1 आएगा, तो अलग अलग रह सकता है ना। किसी डीएनए में 4 एडेनिन होंगे तो थायमिन पे 4 होंगे, उसी डीएनए में ग्वानिन 3 होंगे तो साइटोसिन भी 3 रहेंगे, ये तो पक्के से 1 आएगा। पर ये 4 है तो ये 3 रहेंगे, ऐसा कोई रिलेशन है क्या? समझ में आ रहा है ना? ये दोनों मिलाकर ए प्लस टी मिलाकर अगर 8 हो रहा है, इसको 4 इसको 4, तो ये दोनों मिलाकर हमेशा 6 ही होगा, ये 3 और ये 3 रहेगा। ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? उसमें कुछ लॉजिक है क्या? इसका कुछ रेशियो है क्या? ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, साइंटिस्ट लोगों के भी दिमाग में आया। इट वॉज फाउंड कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो है वो है कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। मतलब ह्यूमन बींग्स के डीएनए में ए और टी कितने रहेंगे और ह्यूमन बींग्स के डीएनए में जी और सी कितने रहेंगे, इसका रेशियो अगर निकाला तो इट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तुम बोलोगे क्या सर, डीएनए
सबका सेम थोड़ी रहता है। अरे 99.9% सेम रहता है ना भाई डीएनए। 99.9% डीएनए सेम रहा तो उसका रेशियो भी डिफर करेगा सिर्फ 0.1% से, दैट इज फाइन। किसी का रेशियो सपोज मेरे को पता नहीं अभी ह्यूमन बींग्स के डीएनए का A+T/G+C रेशियो कितना है, आई डोंट रिमेम्बर। सपोज लेटस इमेजिन कि 5.5 होगा रेशियो। लिखना मत, ऐसे ही रैंडम नंबर बोल रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता कितना है रेशियो। सपोज 5.5 होगा, ठीक है। किसी ह्यूमन बींग में 5.4 आएगा, किसी ह्यूमन बींग में 5.482 आएगा, किसी ह्यूमन बींग में 5.512 आएगा, लेकिन रेंज तो वही रहेगी ना। दूसरे कोई तो भी स्पीशीज में रेशियो 6 आएगा, तीसरे कोई तो भी स्पीशीज में रेशियो 3 आएगा, तो वो रेशियो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन स्पीशीज। तो दो स्पीशीज का A+T/G+C रेशियो हमेशा अलग रहेगा। तो इवोल्यूशनरली स्पीकिंग अपने को अगर दो स्पीशीज में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये रिलेटिव है क्या एक दूसरे के, तो वो रिलेटिव रिलेशन फाइंड आउट करने का फाइलोजेनेटिक्स अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बोलते हैं ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के मदद से भी अपन क्लासिफाई करते हैं करके आजकल, है ना। वो कैरोलस लिनियस का क्या था, आर्टिफिशियल मेथड था क्लासिफिकेशन का। आजकल अपन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटो टैक्सोनॉमी मतलब सेल स्ट्रक्चर वगैरह भी कंसिडर करते हैं। और उसके बाद एक तीसरा रहता है, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। आर्टिफिशियल कैरोलस लिनियस वाला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री ये सब कंसिडर करते हैं, और तीसरा वाला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंपेयर करते हैं। तो ये ऐसे इसके A+T/G+C के मदद से भी तो अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो अलग स्पीशीज का A+T/G+C रेशियो अलग आ रहा है बहुत ही, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये अपन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए इस चीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब तक अपन हिस्ट्री में कहां तक पहुंचे? अभी तक अपन ने बोला है कि डीएनए को ऊपर से देखा तो ऐसा कुछ तो भी दिखता है। ये बारबारा मैकलिंटॉक क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, रोजेलिन फ्रैंकलिन प्लस विल्सन उसका कलीग था, असिस्टेंट बोल सकते हो, उन्होंने उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके फाइंड आउट किया, तो इस टाइप का कुछ तो भी वो दिख रहा है, ये उनको समझ में आया। पर ये ऐसा दिखने से क्या फायदा है, अपने को कुछ भी नहीं समझ में आता है, बराबर। और अरविंद चारगाफ ने क्या फाइंड आउट किया? अरविंद चारगाफ ने बोला कि दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। उसमें से प्यूरिन से एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स कौन से हैं? पिरिमिडिन से थायमिन और साइटोसिन। अपने को यूरेसिल से मतलब नहीं है, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में मिलता है थायमिन की जगह। इंस्टेड ऑफ थायमिन वी फाइंड यूरेसिल इन आरएनए। अभी अपन आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, अपने को इससे कोई लेना देना, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को बस डीएनए से मतलब है, ठीक है। और उसमें ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके कारण जितना ए रहेगा उतना ही टी रहेगा, जितना जी रहेगा उतना ही सी रहेगा हमेशा। ये हो गया चारगाफ रूल। पर इससे भी अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इससे भी अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, बराबर है। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ है। उसके बाद बारबरा मैकलिंटॉक और चारगाफ के रिसर्च से अपने को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या ए और टी और क्या जी और सी और क्या उसका वो शेप बता रहे डीएनए का, अपने को क्या समझ में आ रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन उसके बाद 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक इल्यूसिडेटेड, देखो एक इन्वेंशन रहता है, एक डिस्कवरी रहती है और एक इल्यूसिडेशन रहता है, मतलब उसको सॉल्व करने समान। इल्यूसिडेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ
बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड चारगाफ। इसका बायोफिजिकल वर्क और इसका बायोकेमिकल वर्क, इन दोनों के वर्क्स को स्टडी करके उन्होंने 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एल्यूसिडेट किया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता होगा यार, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ समझ में नहीं आ रहा था साइंटिस्ट लोगों को। नन ऑफ द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड कुड एल्यूसिडेट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, बट दिस टू यंग पीपल डिड इट। 25 अप्रैल 1953 को ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ है, मतलब डिस्कवर नहीं हुआ है, उन्होंने पब्लिश किया था। ऑन 25 अप्रैल 1953 दे पब्लिश्ड इट। ठीक है, इसको डीएनए डे भी बोलते हैं, इंटरनेशनल डीएनए डे। अपन सेलिब्रेट भी करते हैं हर साल डीएनए डे। इस साल तो 25 अप्रैल लॉकडाउन के साए में था, तो इस साल तो कुछ सेलिब्रेट हुआ नहीं, अगले साल लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मुद्दा ये है कि इन्होंने जब अपना नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस का स्पीच लिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने रोजालिंड फ्रैंकलिन का काम चोरा करके, फेमिनिस्ट लोग ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट लोग ये भूल जाते हैं कि रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ विल्सन भी था, तो उसमें फेमिनिज्म का एक तो कोई रोल नहीं है, मेल फीमेल का उसमें कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नोबेल प्राइज सिर्फ वॉटसन एंड क्रिक को इसलिए मिला है क्योंकि नोबेल प्राइज कमेटी का ऐसा रूल है कि डेड पर्सन को, मरे हुए पर्सन को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। और ये इल्यूसिडेट होने के बाद, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट होने के बाद जब नोबेल प्राइज देने का वक्त आया, तब तक रोजालिंड फ्रैंकलिन मर चुकी थी। उसका असिस्टेंट विल्सन जिंदा था, और नोबेल प्राइज सिर्फ वॉटसन एंड क्रिक को नहीं मिला है, वॉटसन, क्रिक एंड विल्सन को मिला हुआ है। तो मतलब रोजालिंड फ्रैंकलिन को और उसके काम को उन्होंने कंसिडर किया था, लेकिन वो मर गई थी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो नोबेल प्राइज कमेटी का रूल है कि मरे हुए पर्सन को नोबेल प्राइज नहीं दे सकते हैं, पोस्टह्यूमसली वो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो एनीवेज मुद्दा ऐसा है कि उनका जो नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच था, उसमें ये जब लोग प्राइज लेने के लिए स्टेज पे गए दोनों, तो इन्होंने जो बोला उससे पूरी दुनिया हिल गई। उनके शब्द हिस्ट्री में स्टोर हो गए हमेशा के लिए। जैसे नील आर्मस्ट्रांग जब फर्स्ट टाइम मून पे गया था, तो उसने बोला था अ स्टेप ऑफ, मतलब मेरा एक स्टेप, अ स्टेप ऑफ माइन बट जायंट स्टेप, अ स्टेप ऑफ अ मैन बट अ जायंट स्टेप फॉर अ मैनकाइंड, ऐसा बोला था उसने। फेमस हो गया है वो डायलॉग। तो वैसे इन्होंने स्टेज पे जो बोला था वो फेमस हो गया। इन्होंने क्या बोला था कि वी हैव डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, वी हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ बिकॉज वी हैव डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने लाइफ का सीक्रेट फाइंड आउट कर लिया है कि लाइफ कैसे काम करती है। लाइफ इतनी मैजिकल चीज है, उसका ये जो मैजिकलनेस है लाइफ का, वो कैसे रहता है, क्यों रहता है, वो ऐसे कैसे कंट्रोल होती है, इतनी मैजिकल चीजें कैसे क्या होती है अपने बॉडी के अंदर, हाउ इज दैट पॉसिबल। इसको कंट्रोल करने वाला जो डीएनए है, उस डीएनए का स्ट्रक्चर हमने डिस्कवर कर लिया है। वी हैव सीरियसली डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ लाइफ। अब लाइफ के साथ अपन खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और मैं तुमको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि अपन लाइफ के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। अपन लाइफ को जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को। बैक्टीरिया में इंसुलिन बनवा सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स का प्रोटीन है। सोचो, बैक्टीरियल सेल इंसुलिन बनवा रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स का प्रोटीन है। स्पाइडरमैन वगैरह सब पॉसिबल है। सही में स्पाइडर का जो वेब वाला प्रोटीन रहता है वो ह्यूमन बॉडी में अपन तैयार करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए, क्योंकि अपने को डीएनए का रहस्य समझ गया है, अपने को डीएनए का स्ट्रक्चर समझ गया। इतनी मैजिकल चीज है डीएनए। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय डीएनए। हाउ यू लुक, हाउ व्हाट यू थिंक, तुम्हारा आईक्यू कितना है, तुम्हारा ईक्यू कैसा है, तुम्हारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज कंट्रोल बाय डीएनए। Not only physical but also mental, social and intellectual things are controlled. Emotional things of your existence are controlled by this tiny molecule called DNA. वैसे वो 2.2 मीटर का है एक सेल के अंदर, टाइनी मॉलिक्यूल नहीं है वो।
ठीक है, तो क्या होता, कैसे रहता है ये डीएनए, लेट अस सी। इन्होंने क्या बताया वॉटसन एंड क्रिक ने कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, लेट अस स्टडी दैट। वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स यानी 2 रस्सियां, और वो 2 रस्सियां एक दूसरे के ऊपर हेलिकली कॉइल्ड रहती है, एक दूसरे के अराउंड हेलिकली कॉइल्ड रहेगी। ठीक है, ये देखो मैं ड्रॉ तो कर रहा हूं, पहले एक रस्सी और फिर दूसरी रस्सी ड्रॉ करूंगा, बट दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वो दोनों रस्सियां, वो एक्चुअल में क्या रहता है, ऐसा है, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, ये कॉइल होते हैं, तो ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि दूसरा प्रेजेंट ही नहीं है, दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है, और फिर वो कॉइल होकर ऐसा बन जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसा मत सोचना कि ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। 2 डायमेंशनल पेपर है, उसमें 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना है, इसलिए वैसा दिखेगा ही। ये एक रस्सी और ये दूसरी रस्सी है, इसको बस ऐसा इमेजिन करो कि इसको अपन ने ऐसा पकड़ा, ठीक है। अरे यार, सोचो मेरे दूसरे हाथ में, अब यार मैं नहीं दिखा सकता ऐसा क्योंकि मेरे पास एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए आई कैन नॉट डू दिस, लेकिन इमेजिन करो कि मेरे एक हाथ में एक रस्सी है और दूसरे हाथ में दूसरी रस्सी है, और इस हाथ को मैंने ऐसा घुमाया और उसका जो दूसरा एंड है उस रस्सी का, उसको मैंने ऐसा घुमाया, ठीक है। एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और दूसरे तरफ से उस रस्सी को मैंने ऐसा क्लॉकवाइज घुमाया, तो वो रस्सी ऐसी ऐसी हेलिकल नहीं हो जाएगी क्या, ऐसी 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 हो जाएगी कि नहीं, ऐसी होगी कि नहीं, बस वही तो चीज है, वही फंडा है। इसको, ये जो 2 रस्से, इनको पूरा एक रस्सी करके कंसीडर करो, और इसको पूरा इधर से ऐसा पकड़ा, इसको इधर से ऐसा पकड़ा, और फिर इसको ऐसा घुमाया और इस एंड को ऐसा घुमाया, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा सिंपल है एकदम, तो हेलिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएनए हेलिक्स, इसको कॉइल करने के बाद, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रस्सियां है ना, इन रस्सियों को नाइट्रोजिनस बेसेस लगे हुए हैं, इन रस्सियों को नाइट्रोजिनस बेसेस लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इधर ये वाला नाइट्रोजनस बेस अगर ए होगा तो ये वाला टी रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ये वाला अगर जी होगा तो ये वाला सी रहेगा, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ये वाला अगर सी होगा तो ये वाला ऑब्वियसली जी रहेगा, क्योंकि इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ये वाला अगर जी होगा तो ये वाला सी रहेगा, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ये वाला अगर टी होगा तो ये वाला ए रहेगा, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, बात आ रही है समझ में? एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो इसी इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे, और ये बात अपने को समझ में आ रही है फॉर श्योर कि ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, इसलिए अपने को ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो रस्सी है ये बुक के बाहर है, और ये जो रस्सी है ये बुक के अंदर है। ऐसे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो वैसी वाली सीढ़ी नहीं होती है क्या, गोल घूमने वाली, घर के बाहर की तरफ कई बार, वैसा इमेजिन करो, या पानी की टंकी वगैरह पे ऐसी गोल गोल वाली सीढ़ी रहती है, बस वैसी सीढ़ी इमेजिन करो। ठीक है, सिंपल एकदम।
अब इन्होंने क्या बोला, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक बोले कि एट एवरी 360 डिग्री टर्न, देखो यहां से चालू होगा, यहां पे खत्म होगा, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे वन टर्न या वन हेलिक्स, मतलब 360 डिग्री खत्म हो जाएगा यहां पर, फिर से यहां से लेकर यहां तक फिर से अनदर 360 डिग्री। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक क्या बोले कि एट एवरी 360 डिग्री टर्न वन हेलिक्स इज कंप्लीटेड, मतलब 360 डिग्री टर्न के बाद अपन उसको एक हेलिक्स बोलेंगे, है ना। ईच हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स, ईच हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स। देखो ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, ये चौथा बेस पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां बेस पेयर की बात कर रहा हूं मैं। ये एडेनिन है तो ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है तो ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है तो ये ग्वानिन है। बेस पेयर्स 10 है। 10 नाइट्रोजिनस बेसिस कितने रहेंगे? अगर बेस पेयर्स 10 है तो नाइट्रोजिनस बेसिस कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। सिंपल है एकदम ही। बेस पेयर्स 10 तो नाइट्रोजिनस बेसिस 20, ऑब्वियस है, बहुत ही इजी है, नथिंग बिग डील, नो बिग डील, नथिंग सब्सटेंशियल। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिटेल्ड डेटा भी बताया इसके लेंथ का। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होती है वो डेटा बताने से पहले तुमको एक चीज बता देता हूं, मतलब ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान में रखना कि 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, है ना। 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो ये जो लेंथ है इसकी 360 डिग्री पूरा टर्न होने तक जो लेंथ है उसकी, उस हेलिक्स की लेंथ को उन्होंने बताया लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 10 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 नैनोमीटर, मतलब सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो 34 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर्स। 3.4 नैनोमीटर्स। ठीक है, एकदम सिंपल। अब बात ऐसी है कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब अब ये 2 डायमेंशनल है इसलिए अपने को 360 डिग्री का टर्न फील नहीं होगा, लेकिन तुम इमेजिन करो इसको वैसे 2 रस्सियां या वो सीढ़ी जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले कि वो सीढ़ी रहती है जो इसके ऊपर टंकी के अराउंड वगैरह ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, वैसे सीढ़ी को इमेजिन करो तुम। वो दोनों अपने दोनों हाथों से सपोज वैसे सीढ़ी के दोनों रेलिंग्स को पकड़े हुए हो और गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दोनों हाथों का जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब वो रेलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, तुम्हारे हाथ का जितना भी तुमने फैलाया है अपने हाथों को, वो फैलाव कभी भी कम या ज्यादा होता है क्या थ्रू आउट द सीढ़ी? ऑब्वियसली नॉट, वो उतना ही रहता है ना। तो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ऐसा नहीं करेंगे। ये कॉपी के बाहर है और ये वाली लाइन कॉपी के अंदर है। ठीक है, ये चीज एकदम अच्छे से समझ लो। डायग्राम में नहीं समझ सकता कि वो 360 डिग्री टर्न कंप्लीट कर रहा है करके यहां पर
पर ये 360 डिग्री खत्म कर रहा है। ऐसा चालू हुआ घूमना, ऐसा घूम के फिर से उसी पोजीशन पे आ गया, 360 डिग्री उसने खत्म किया है। उतना उसका टर्न है 360 डिग्री का, है ना। उसको अपन 1 हेलिक्स या 1 टर्न बोलेंगे। और वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम का है, मतलब 3.4 नैनोमीटर का है। अब अपने को पता है कि इनमें 10 बेस पेयर्स है, ठीक है। अब बताओ, थर्ड स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स लगाकर, थर्ड स्टैंडर्ड में सबने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है कि एक टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स है। तो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये जो 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, ये वाला बेस पेयर और ये वाले बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। टोटल 34 एंगस्ट्रॉम है और 10 बेस पेयर्स है, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम को अपने को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो क्या आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर लिखोगे क्या, नहीं, नैनोमीटर नहीं लिखोगे, ठीक है। ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे। लेंथ ऑफ अ हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स वो कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इधर इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.34 नैनोमीटर। थर्ड स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, दिमाग नहीं खाने का, पागल सवाल नहीं करने का, कॉमन सेंस लगाने का। अगर एक हेलिक्स का 3.4 नैनोमीटर का टर्न है, लेंथ है, और उसमें 10 बेस पेयर्स है, तो 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, डेफिनेटली 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, या 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये तो सिंपल है, लेंथ की बात तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट बात अपने को आती है डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो होता है वो होता है 2 नैनोमीटर, और 2 नैनोमीटर यानी कितना रहेगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए हेलिक्स का डायमीटर है। नाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे। ये रस्सी और ये रस्सी के बीच का डायमीटर 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम नहीं है। इसके बीच का डायमीटर 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम नहीं है। इन दोनों के बीच का डायमीटर 2 नैनोमीटर नहीं है। 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डायमीटर नहीं बता रहा हूं मैंने किसका डायमीटर बताया, हेलिक्स का डायमीटर बताया। ऐसे पानी की टंकी है, ऐसी पानी की टंकी है जटपुरा गेट पे, और इस टंकी के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है वो इसके ऐसे अराउंड जाती है, ऐसे इसके अराउंड चढ़ती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हेलिक्स है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर मतलब हेलिक्स है। तो ये हेलिक्स का डायमीटर कितना रहेगा, इतना रहेगा। अगर इसी टंकी को अपन ने ऐसा बनाया तो फिर हेलिक्स जो सीढ़ी उसके ऊपर चढ़ेगी वो ऐसे ऐसे चढ़ेगी। तो अब हेलिक्स का डायमीटर इतना हो जाएगा। अब पानी की टंकी में तो रियल में एक पानी की टंकी है जिसके विड्थ को अपन हेलिक्स का डायमीटर बोलेंगे। डीएनए ऐसा किसी चीज के अराउंड रैप होता है क्या, किसी चीज के अराउंड घूम रहा है क्या डीएनए, नहीं। ऐसे रियल चीज के अराउंड घूम रहा है क्या, नहीं। तो अपन बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो डीएनए का जो इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अराउंड डीएनए ऐसा कॉइल हो रहा है, उसका डायमीटर है ये, उसका डेटा है ये। ये मतलब क्या हुआ पता है क्या, ये क्या हुआ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब इस वायर का थिकनेस, ये जो सीढ़ी पानी के टंकी के ऊपर चल रही है, या जो वायर है जिसको अपन ने लपेटा है, उसका थिकनेस है। वायर इतनी भी हो सकती है, ऐसी इतनी थिक भी हो सकती है, या इतनी मोटी भी हो सकती है, इतनी मोटी भी हो सकती है, या जैसा मैंने पहले बनाया था एकदम पतली, ऐसी भी हो सकती है। वायर का थिकनेस कितना है ये तो अपन बोल ही नहीं रहे। देखो ये वायर पतली है, ये वायर थोड़ी मोटी है, ये वायर और मोटी है, फिर भी इनमें से किसी भी वायर को अपन ने इसके अराउंड ऐसे लपेटा तो भी उस हेलिक्स का डायमीटर तो इतना ही रहेगा ना रे, उस हेलिक्स का तो डायमीटर इतना ही रहेगा ना। समझ में आ रही है ना बात तुमको? ये जो है ये इसका डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं मैं 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ये इसका डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं, ये दो रस्सियों के बीच का डिस्टेंस नहीं बता रहा हूं। दोनों रस्सियों को मिलकर एक रस्सी की तरह ट्रीट करो, ये ऐसा दोनों को मिलकर एक ही रस्सी की तरह ट्रीट करो। और अब देखो कि ये ऐसा एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड कॉइल हो रहा है। वो जो इमेजिनरी एक्सिस है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, हेलिक्स का डायमीटर 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डीएनए, नो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर इसका डिस्टेंस कितना है, ये रस्सी का थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस कितना है, ये एक स्टैंड और दूसरे स्टैंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी तो सोचना पड़ेगा अपने को। पर वो सोचने के पहले अपन पहले ये देखते हैं कि रस्सी बनी किस चीज से है, उससे अपने को ये समझ में आएगा, फिर उसके बाद अपन देखते हैं मतलब। ठीक है, तो अब डीएनए के ये जो दो रस्सियां है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है वो कैसे बने हुए? तो राइबोज शुगर नाम की एक शुगर होती है, राइबोज शुगर नाम की एक शुगर होती है। इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर अपन ने सबने देखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में, है ना। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली बना रहा हूं, मैं उसका चेन फॉर्म वगैरह नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अल्फा राइबोज बना रहा हूं मैं, इसलिए OH नीचे रहेगा, है ना। CH2OH के अपोजिट है, अपोजिट में O भी एक वॉवेल है और अल्फा का A भी एक वॉवेल है, तो अपोजिट जगह पर रहा CH2OH के तो अल्फा ग्लूकोज, और सेम प्लेन में रहा तो बीटा ग्लूकोज, बराबर है। तो ये अपोजिट प्लेन है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज नहीं, अल्फा राइबोज, अल्फा शुगर बेसिकली। और ये तो प्लस प्लस ही रहता है, तो टेंशन ही नहीं लेना है, OH तो नीचे ही रहेगा, OH तो नीचे ही रहेगा। ये हो गया एल्डोपेंटोज, और इस एल्डोपेंटोज का कॉमन नेम है राइबोज। इसमें से डिलीट ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन है। ठीक है, तो सेकंड कार्बन से अपन क्या करेंगे? अभी ऑक्सीजन डिलीट करेंगे। अपन सेकंड कार्बन से क्या करेंगे? ऑक्सीजन डिलीट करेंगे। ये ऑक्सीजन डिलीट कर देंगे, इधर रहेगा हाइड्रोजन, इधर रहेगा हाइड्रोजन तो रहेगा ही, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सेकंड कार्बन से अपन ने ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया, तो ये बन गया 2-डीऑक्सीराइबोज, या कॉमनली कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, 2-डीऑक्सीराइबोज या कॉमनली कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज है, इस डीऑक्सीराइबोज के पहले कार्बन पे ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके जो वैलेंसी खाली होगी उस वैलेंसी पे लगा दो कोई तो भी नाइट्रोजनस बेस, कोई तो भी एक, आइदर एडेनिन या थाइमिन या ग्वानिन या साइटोसिन।
ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी क्यों? क्योंकि अपन ने डीऑक्सी शुगर यूज किया है। अगर तुमने ये सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन डिलीट नहीं किया, राइबोस शुगर यूज किया, तो इसको राइबो न्यूक्लियोसाइड बोलोगे, मतलब इससे आरएनए बनेगा। लेकिन अपने को डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, इसलिए अपन ने डीऑक्सी राइबोस शुगर लिया। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या रहता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मतलब रहता है राइबोज शुगर प्लस एनी वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स को अपन क्या बोलेंगे? तो न्यूक्लियोसाइड्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रह सकते हैं। कौन से? तो अगर एडेनिन अटैच हो गया तो उसको अपन बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोजिन। अगर थाइमिन अटैच हो गया तो उसको अपन बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर ग्वानिन अटैच हो गया तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी क्वानिडीन। और अगर साइटोसिन अटैच हो गया तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, डीऑक्सी अगर वर्ड यूज नहीं लगाया, अगर मैंने सीधा एडेनोसिन थाइमिडीन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा आरएनए में, थाइमिन की जगह यूरेसिल रहता है। तो एडेनोसिन, यूरिडीन, ग्वानिडीन एंड साइटिडीन, ऐसा अगर मैंने बोला, डीऑक्सी वर्ड अगर नहीं यूज किया तो उसका सीधा सीधा मतलब रहेगा कि मैं राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूं। मतलब बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस शुगर में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन रिमूव्ड नहीं रहेगा, इधर OH रहेगा। तो फिर मैं उसको बोलूंगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। मैं उसको बोलूंगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा तीसरी चीज कि न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी, क्योंकि अपन डीएनए बना रहे, आरएनए नहीं, तो न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड रहेगा। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पे कोई तो भी नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है चारों में से, और ये सेकंड कार्बन पे बस डीऑक्सी हो गया है, ऑक्सीजन डिलीट हो गया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, तो अपन उसको डीऑक्सी बोलने लगेंगे। और हाँ, उसमें थाइमिन भी रह सकता है डीऑक्सी में। अगर राइबोज न्यूक्लियोसाइड रहा, मतलब आरएनए का न्यूक्लियोसाइड रहा, तो उसमें राइबोज सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन रहेगा और डीऑक्सी नहीं रहेगा। अब ये जो CH2OH है, इसका H निकाल दो तो O की वैलेंसी खाली हो गई। और फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है H3PO4, H3PO4, उसका एक OH निकाल दो, तो उसका H और फॉस्फोरिक एसिड का OH, H और OH, H2O बन गया कि नहीं? H एंड OH, H2O बन गया कि नहीं? तो इसका H और फॉस्फोरिक एसिड का OH, H2O बन के निकल जाएंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फोरस की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, जिसके मदद से वो इसके ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा। बाकी H3PO4 था, तो अभी अपने पास H2PO3 बच जाएगा, क्योंकि इसका OH निकल गया, H2PO3 बच गया, बाकी निकल गया, OH निकल गया। अदरवाइज यहां पर एक OH रहता है, तो H3PO4 ऐसा रहता है। अभी OH निकल गया तो H2PO3 बच गया, और वो किसको अटैच हो गया? न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन को, CH2OH को। बराबर है, इसको अपन बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, पहले S आता है फिर T आता है, तो पहले न्यूक्लियोसाइड बोलने का, फिर न्यूक्लियोटाइड बोलने का। पर ये सादा सुधा न्यूक्लियोटाइड है क्या? नहीं। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड मतलब रहता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, कोई भी एक तो एडेनोसिन या ग्वानोसिन
ग्वानिडीन या साइटिडीन या थाइमिडीन जो भी है, उसके ऊपर अटैच हो जाना एक फॉस्फोरिक एसिड। इसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। PQRST, पहले S आएगा बाद में T आएगा, तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा बाद में न्यूक्लियोटाइड बनेगा। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा बाद में न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियोटाइड के 4 प्रकार क्या क्या रहेंगे? तो एडेनिलिक एसिड, पर ये कैसा वाला? तो डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, क्योंकि अपन राइबोज नहीं यूज कर रहे हैं, अपन कौन सा शुगर यूज कर रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज, इसलिए डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। अगर एडेनिन लगा हुआ रहा तो, या फिर क्योंकि एसिड कहां से आ गया? ये फॉस्फोरिक एसिड से, इसलिए उसका नेचर एसिडिक हो गया। इसलिए तो फ्रेडरिच मिस्टर ने जो न्यूक्लिन डिस्कवर किया था, 1839 की बात है वो, तो वो न्यूक्लिन एसिडिक नेचर का रहता है, ये बाद में पता चला ना। न्यूक्लिक एसिड नाम कर दिया ना उसका, वो एसिडिक नेचर इसके कारण ही आता है, फॉस्फोरिक एसिड के कारण। ठीक है, तो एडेनिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन का क्या था? थाइमिडिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडिक एसिड। ठीक है, ये तो सिंपल नाम हो गए। या फिर तुम क्या बोल सकते हो इसके अलावा तुम ये बोल सकते हो डीऑक्सी एडेनोजिन। देखो, डीऑक्सी एडेनोजिन और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक फॉस्फोरिक एसिड, तो इसको बोलोगे डीऑक्सी एडेनोजिन मोनोफॉस्फेट। इसको बोलोगे डीऑक्सी एडेनोजिन मोनोफॉस्फेट, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, रादर आई विल सजेस्ट कि तुम उसको यही बोलो, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नाम है, इसमें कितने फॉस्फोरिक एसिड लगे वो भी समझता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडेनोजिन। लेकिन अभी सिर्फ डीऑक्सी एडेनोजिन नहीं बचा है, उसके ऊपर एक फॉस्फोरिक एसिड लग गया है, तो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी एडेनोजिन, अरे यार फिर से एडेनोजिन लिख दिया, सॉरी। डीऑक्सी ग्वानोजिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली तुम एक चीज इमेजिन करो कि फर्स्ट कार्बन पे सपोज थाइमिन लगा है, डीऑक्सी है, थाइमिन है मतलब डीऑक्सी ही रहेगा, तो सेकंड कार्बन डीऑक्सी है, और इधर CH2O, यहां पर तो फॉस्फोरस है ही, इसके अलावा इसका ये वाला जो OH है नीचे वाला, कोई भी ऐसा नीचे वाला का कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी OH रिमूव हो गया, दूसरे फॉस्फोरिक एसिड का H रिमूव हो गया, तो दूसरे फॉस्फोरिक एसिड का ये ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, उस ऑक्सीजन की मदद से ये फॉस्फोरिक एसिड को वो अटैच हो गया, है ना, P डबल बॉन्ड O, OH OH, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो ये अभी हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन डाइफॉस्फेट, है ना। इसको अगर तुमने एक और फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर तुमने 3 से ज्यादा फॉस्फोरिक एसिड्स नहीं मिलते हैं, इफ 3 फॉस्फोरिक एसिड्स आर एडेड, डीऑक्सी एटीपी सुना है ना, एनर्जी करेंसी, पर ये एटीपी नहीं है, ये डीऑक्सी एटीपी है। एटीपी जब अपन बोलते हैं तब इट इज अंडरस्टूड कि वो राइबोज वाला है, क्योंकि उसमें अपन ने डी नहीं लगाया है, तो ये वो वाला एटीपी नहीं है एनर्जी करेंसी वाला, ये डीऑक्सी एटीपी है।
अपने को एनर्जी करेंसी के लिए नॉर्मल एटीपी लगेगा, मतलब राइबोज शुगर लगेगा। मतलब यहाँ पर H नहीं चाहिए, यहाँ पर OH चाहिए, यहाँ पर OH चाहिए, यहाँ पर एडेनिन चाहिए और यहाँ पर 3 फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, तो एटीपी बन जाएगा। तुम लोग एटीपी का स्ट्रक्चर बना सकते हो अभी, है ना। तो 3 फॉस्फोरिक एसिड अगर लगाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट या गोनोजिन ट्राइफॉस्फेट, और एक ही चीज है, गोनोजिन ट्राइफॉस्फेट ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट चलता है। और डीऑक्सी क्या बचा, CTP, ठीक है। इफ राइबोज शुगर इज यूज्ड तो फिर क्या बनेंगे, फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे क्या, नहीं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। कैसे कैसे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर अपन डीऑक्सी नहीं बोलेंगे, फिर अपन डायरेक्टली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड सॉरी थाइमिडीन कहां से आएगा इधर, थाइमिन की जगह यूरेसिल रहता है आरएनए में, है ना। तो यूटीपी बनेगा, एटीपी, यूटीपी, जीटीपी और सीटीपी। ऐसे 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होंगे अगर हम डीएनए की जगह आरएनए यूज करेंगे तो, ठीक है। बात आ रही है समझ में, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या है अपने को समझ में आ गया है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसको अपन एक के नीचे एक अगर अटैच करते जाएंगे कोवैलेंटली तो उनकी चेन बनते जाएगी एंड दैट चेन विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, क्या अटैच है तो न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आरएनए की चेन बनेगी और पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अगर अपन ने किया तो डीएनए की चेन बनेगी। तो दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रैंड। वो जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड मैं बोल रहा था, तो स्ट्रैंड जो है वो इससे ही बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियोटाइड्स के राइट साइड में ऐसा नाइट्रोजनस बेस है ना, इनके इधर भी देखो, इसके बेस राइट साइड में नाइट्रोजनस बेस है ना। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड की लाइन है, और इधर में ऐसा ये जो नाइट्रोजनस बेसिस दिखा रहा हूँ प्रोट्रूड आउट होते हुए, ये ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं। तो इसके नीचे एक और डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके नीचे एक और डीऑक्सीराइबोज शुगर, और हर एक डीऑक्सीराइबोज शुगर को राइट साइड में उसके लगे हुए नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसी वो चेन बनती जाएगी। ऐसी चेन इस तरफ भी एक रहेगी, ठीक है। तो वो चेन कैसे बनती है, उनके बीच में कैसे बॉन्ड्स तैयार होते हैं, और वो बॉन्ड्स तैयार होने के बाद कैसे वो सामने वाली जो चेन है उसके नाइट्रोजन बेसिस लेफ्ट साइड में क्यों आ जाते हैं, है ना, तभी तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब बेसिकली वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोवैलेंट बॉन्ड बना के कैसी चेन बनाता है, ये अभी का 1 घंटे का वीडियो हो गया है तो मैं रोक देता हूँ। तो इस पार्ट को अपन देखेंगे अगले क्लास में, प्लस अपन देखेंगे अगले क्लास में डीएनए का पैकेजिंग की, ये जो डीएनए है उसको पैक कैसे किया जाता है क्रोमोसोम्स में। दैट ऑल्सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।